ओके, तो अर्लियर IFRS 15 के आने से पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता था IAS 11, जो कि अब खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इस IAS 11 का काम होता था टू डील विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिकली मकसद क्या है कि अगर हम कस्टमर के कहने पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई पाइपलाइन है, कोई रोड है, कोई ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर वगैरह बनाना है, तो उसको बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब कस्टमर हमें पेमेंट किस तरह से करेगा वो शेड्यूल अलग होता है, लेकिन हम काम कैसे करेंगे वो सिलसिला अलग होता है। हमारा अब मकसद इसमें कैसा है कि हमें रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। यानी पैसे मिलने पर तो हम रेवेन्यू नहीं मान सकते। पैसे तो आपको कुछ एडवांस में मिलेंगे, कुछ बाद में मिलेंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, कुछ काम के साथ मिलेंगे। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो एक ही बार नहीं होगी, ये ओवर द टाइम होगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम सेटिस्फाई करते जाएंगे और रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। अच्छा, इसका सिलसिला क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप कैलकुलेट करेंगे उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस। अब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट कितना कर लिया है कंप्लीट, उसकी बात नहीं की जाएगी। मिसाल आपने रखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कि हमने ये ठेका लिया कितने में है, हमने रखी उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड टू डेट, कि हम अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। मिसाल, अगर हमें किसी कस्टमर ने एक प्लॉट दिखाया कि भाई ये मेरा 600 गज का 600 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और आपकी कंपनी अगर हमें इसके ऊपर ऑफिसेस बना के दे 4 मंजिलों पर, तो उसके लिए आप हमसे क्या पैसे चार्ज करेंगे। हमने उस 4 मंजिला बिल्डिंग 500 गज या 600 गज के प्लॉट के ऊपर पूरा नक्शा उनको दिखाया, और हमने टर्म्स तय किए कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगी, मटेरियल किसका होगा, लेबर कैसा होगा, मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी। हमने एक कीमत तय कर ली कि हम आपको ये बिल्डिंग बिलफर्स 4 करोड़ रुपए में बना के देंगे, और इसको बनाने में हमें करीबन 2 साल का अरसा लगेगा। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने में तय किया। अब अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को 4-6 महीने, 3-6 महीने, 8-10 महीने, 1 साल, सवा साल कोई टाइम गुजर चुका है, तो अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप कितना खर्चा कर चुके हैं, प्लस फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर कंप्लीशन, कि अगर हम इसको मजीद कंप्लीट करेंगे, बिलफर्स हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुके हैं, और हमारा अंदाजा है कि अभी इसके ऊपर 2.25 करोड़ रुपए का मजीद खर्चा आएगा।
तो वो खर्चा जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप कर चुके हैं और मजीद खर्चा जो इसको कंप्लीट करने में आने वाला है, तो आप प्राइस में से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट। मोस्ट प्रोबेबली तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन लॉस भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस। एक टर्म हम यूज करते हैं एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद होता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने आपका प्लॉट देखा और देखा कि यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं और ट्रक्स वगैरह यहाँ तक इजीली पहुंच सकती हैं, नहीं पहुंच सकती, और पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी टैंकर्स की है या नहीं है। तो बहरहाल हमने आपको एक बिड दी कि हम आपको ये पूरी की पूरी ऑफिसेस 4 मंजिलों पर 4 करोड़ रुपए में बना के देंगे। ऑल्दो इसमें हमारा खर्चा जो एक्सपेक्टेड था वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए था, लेकिन हमने इस पे 60 लाख रुपए का प्रॉफिट रखा, अपना कमाना चाहा। हुआ ये कि हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना, मैंने 3 4 5 महीने आपके प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया कि आगे से सीमेंट का, सरिये का, लेबर का, हर चीज का रेट बढ़ गया। अब मुझे आप देने वाले हैं 4 करोड़ और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट घर में पड़ेगा 4 करोड़ 30 लाख रुपए का। अब आपको तो मैं जबान दे चुका हूं, आपके साथ तो मैं एग्रीमेंट कर चुका हूं, तो मैंने आपसे कलेक्ट तो करने हैं 4 करोड़, लेकिन खुद मेरी कंप्लीशन कॉस्ट 4 करोड़ 30 लाख है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मुकर भी नहीं सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां से लॉस एक्सपेक्टेड है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद यह है कि सबसे पहला स्टेप होगा, आप कैलकुलेट करेंगे कि हमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्टेड है। सेकंड स्टेज में हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मकसद, हम एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि कितना फीसद काम हम मुकम्मल कर चुके हैं। इसको मेजर करने का एक तरीका होता है कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस का मकसद कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं, आउट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सो से फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 80 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं और हमारा अंदाजा है कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल खर्चा आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने में, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 3 करोड़ 20 लाख, यानी 32 मिलियन। और अब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे 8 मिलियन का, 80 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फीसद काम मुकम्मल हो चुका है। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या इसको हम नाम देते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका होता है वर्क सर्टिफाइड बेसिस।
वर्क सर्टिफाइड मतलब कि हमारी कंपनी के एक्सपर्ट्स देखते हैं कि अब तक कितना फीसद काम मुकम्मल हो चुका है और अकॉर्डिंगली उसकी बिलिंग्स भेजते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस बिलिंग्स, यानी वर्क इनवॉइस्ड टू डेट। आज तक हम कितने काम का बिल कर चुके हैं, प्रोग्रेस बिलिंग्स हो चुकी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यूं समझते हैं कि कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल की तरह कंपनी के पास दो डिग्री ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के तरीके मौजूद है। अब कोई कंपनी या तो अपनी काम का जायजा कॉस्ट बेसिस पे ले सकती है या फिर वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे ले सकती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है तीसरी स्टेज में, हमें चेक करना है कि रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितना होगा। ये हम कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि अब तक हम कितना रेवेन्यू कमा चुके हैं, उसमें से पहले सालों में कितना रेवेन्यू दिखा चुके हैं और इस साल हम कितना रेवेन्यू दिखाएंगे। अगर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ रुपए का है और आप 25% काम आज तक कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उस पे हम लगाएंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये आएगा कि आज तक आप इतना, माइनस करेंगे पिछले सालों में हम कितना रेवेन्यू दिखा चुके हैं, बाकी आ जाएगा कि इस साल में आप कितना रेवेन्यू दिखाएंगे। दूसरा आप रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ये क्या करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट जो आपने पहली स्टेज में कैलकुलेट किया उस पे आप लगाएंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो इतना प्रॉफिट आप अब तक कमा चुके हैं, माइनस करेंगे पिछले सालों में कितना प्रॉफिट आप रियलाइज कर चुके थे, तो जवाब आएगा कि इस साल में कितना प्रॉफिट दिखाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी वो रहेगी बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो रखेंगे। पिछले सालों में जो कॉस्ट हम एक्सपेंस आउट कर चुके, इस साल में कितनी कॉस्ट शो की जाएगी। एक बात इसमें याद रहे, अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में से लॉस एक्सपेक्टेड है, तो पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली, अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा तो आप प्रॉफिट को परसेंटेज के हिसाब से रियलाइज करते आएंगे, और अगर लॉस एक्सपेक्टेड होगा तो पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली शो कर दिया जाएगा। ओके, आपके सामने मैं एक स्क्रीन रख रहा हूं। दूसरे अकाउंट से आप
You can observe a question here. कहता है the following figures are taken in relation to a long-term construction contracts undertaken by entity D. The figures are for the year ended 31st December year 4. टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है? 1500. अब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं? 1000. मजीद इस पे कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है? 200. आप मुझे बताएं कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? देवेश 300. ओके सो जी 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 फर्स्ट स्टेप क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है $1500 माइनस अब तक हम उस पर कितना खर्चा कर चुके हैं? अब तक हम इस पे कॉस्ट इंकर कर चुके हैं 1000 की, और माइनस कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर कंप्लीशन. मजीद इस पे कितना खर्चा अभी एक्सपेक्टेड है? 200 का. तो 1500 में से 1000 का खर्चा हो चुका है, 200 का मजीद होना है. तो इस पे हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 300 का. नेक्स्ट, अगली स्टेज में हमें कैलकुलेट करना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन. आप नीचे देखें, इसमें इसने दो तरह से कैलकुलेशन मांगी है. पहला सेल्स बेसिस और दूसरा कॉस्ट बेसिस. सेल्स बेसिस में वर्क सर्टिफाइड टू डेट कितना है? 1100 का. और टोटल वर्क कितना है? 1500 का. तो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन में कैलकुलेट करेंगे कि वर्क सर्टिफाइड टू डेट है 1100 का, आउट ऑफ 1500 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कितना परसेंट आ रहा है? 73.33%. अच्छा, अगर हम कॉस्ट बेसिस पे करें तो अब तक इस प्रोजेक्ट पे खर्चा कितना हो चुका है? कॉस्ट इंकर टू डेट इज 1000 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 1000 हो चुकी है, और 200 मजीद आनी है. $1200. तो कॉस्ट के बेसिस पे हम कितना फीसद काम मुकम्मल कर चुके हैं? 1000 आउट ऑफ 1200, इट इज 83.33. अच्छा, अब हम पहले हिसाब में कैलकुलेट करते हैं. पहला यानी सेल्स बेसिस. इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको लॉस तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना?
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे रेवेन्यू। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, वैसे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है 1500, और 1500 में से आप 73.3% काम कर चुके हैं, तो हम रेवेन्यू रखेंगे 1500 का 73.3%। ये वापस आ जाएगा 1100 का काम, अगर आप राउंड अप करें ये क्यूमुलेटिव है। अच्छा, मुझे एक चीज कंफर्म करिएगा कि मैं अगर दोनों स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक है मेरे लैपटॉप से और दूसरी है मेरे फोन से, तो क्या आपको दोनों स्क्रीन्स विजिबल हो रही हैं या एक ही विजिबल हो रही है कोई? सज्जाद, अभी मैंने अपने फोन की स्क्रीन भी रखी हुई है और लैपटॉप की भी, तो आपको एक ही नजर आ रही है सिर्फ? ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पार्टिसिपेंट्स में अगर आप गैलरी व्यू करते हैं उसमें भी दो स्क्रीन्स नहीं आ रही हैं? जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हम देखते हैं, नो, ओके, ठीक है। चले, तो डेटा हम दोनों जगहों से लेके जाते हैं। 1500 में से 73.3% रेवेन्यू आपने कमा लिया। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है रेवेन्यू टेकन इन अर्लियर ईयर्स, कि पिछले सालों में हम कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो है 750 का। तो हम माइनस कर रहे हैं, यहां पे देखें, रेवेन्यू क्यूमुलेटिव हो गया 1100 का। पिछले सालों में हम जो रेवेन्यू शो कर चुके हैं वो है 750 का। तो इस साल हम कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे अपने प्रॉफिट और लॉस में? टोटल आपने 1100 रुपए डॉलर्स का रेवेन्यू कमा लिया है, जिसमें से 750 का रेवेन्यू तो आप पिछले सालों में दिखा चुके हैं। तो बाकी 350 का, यस यार करेक्ट, 350 का रेवेन्यू आप रिपोर्ट करेंगे इस साल। दूसरी स्टेज में आप आएगा आपका प्रॉफिट। अगर के कॉन्ट्रैक्ट से लॉस एक्सपेक्टेड होता तो पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली हम रिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखें, हमने कैलकुलेट किया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 300 का, और वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे 73.3% हम कमा चुके हैं। तो हम रखेंगे प्रॉफिट 300 का, उसमें से अब तक 73.3% हम कमा चुके हैं। राउंड अप करके बताओ, 300 का 73.3% कितना बनेगा? $220। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं फिर। प्रॉफिट्स टेकन इन अर्लियर ईयर्स, पिछले सालों में हम 100 का प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुके हैं। तो अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट से 220 का प्रॉफिट कमा चुके हैं,
जिसमें से 100 का प्रॉफिट तो आप पिछले सालों में रिपोर्ट कर चुके हैं। तो इस साल हम कितना प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे? 120, करेक्ट। अच्छा, अब हम रखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन इसको हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल ऑलवेज बी बैलेंसिंग फिगर। अगर 1100 के रेवेन्यू में से 220 का प्रॉफिट है तो खर्चा कितना हुआ है? $880। अच्छा, इनमें से पिछले सालों में कितनी कॉस्ट है? डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेते तो भी चलेगा। 350 का रेवेन्यू है, 120 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी? $230। Okay, now see this. हमारे टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आ गई, कॉस्ट टू डेट आ गई, फ्यूचर कॉस्ट एक्सपेक्टेड आ गई, वर्क सर्टिफाइड टू डेट आ गया, प्रॉफिट्स टेकन इन अर्लियर ईयर्स एंड रेवेन्यू टेकन इन अर्लियर ईयर्स। पहले हम करते हैं सेल्स बेसिस पे, तो हमने स्टेप 1 हर सूरत में सेम ही रखना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1500, कॉस्ट टू डेट 1000, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट 200, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1200 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 300। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट की, जो कि आप लोगों ने मुझे बताई थी। 73.3% वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे थी एंड 83.3% कॉस्ट बेसिस पे थी। अच्छा, अब हम रख रहे हैं, इसने दोनों ए और बी स्टेप्स एक साथ कर लिए हैं। 1100 के रेवेन्यू में से 750 का रेवेन्यू पुराने सालों में आ चुका है, तो इस साल हमारा रेवेन्यू आएगा 350। अगर इसी को हम कॉस्ट बेसिस पे करते तो 1500 के रेवेन्यू का 83.3% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। 1250 के रेवेन्यू में से 750 का रेवेन्यू पिछले सालों में आ चुका है, 500 का रेवेन्यू आता है इस साल। इसी तरह से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 300। 300 का 73.3% 220, 100 पिछले सालों में जा चुका, 120 इस साल में आएगा। अगर हम कॉस्ट बेसिस पे करें तो 300 के प्रॉफिट का 83.3% अब तक हम कमा चुके हैं, 250, जिसमें से 100 पिछले सालों में जा चुका है, बाकी 150 आएगा इस साल में। तो एज अ समरी, इस साल प्रॉफिट लॉस में रेवेन्यू आएगा 350 का, कॉस्ट आएगी 230 की और प्रॉफिट आएगा 120 का। अगर कॉस्ट बेसिस पे करते तो 500, 350 और 150 होता। ओके, अब ये चीज देखें, नीचे मैंने आपको दिखाया है कि एंटिटी ई है, कहता है उसके पास सारी फिगर सेम है in relation to the construction contract for the year ended 31 दिसंबर 2004 as entity D, जो हमने ऊपर सवाल किया है। इसकी फिगर्स भी सेम वैसी ही हैं, एक्सेप्ट
that estimated future costs are $600. उसकी जो कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी वो 200 थी, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 600। तो आप मुझे बताएं कि इस साल उसके प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें आएंगी। सारे स्टेप्स फॉलो करें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इसको हमने कॉस्ट बेसिस पे करना है। नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट बेसिस पे। तो आप मुझे एक एक चीज बताते जाएं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। दूसरा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी होगी। तीसरा, इस साल रेवेन्यू कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी और प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस में क्या गेम था। एक तो हमने रखी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट वाज सेम $1500। उसके बाद हमने माइनस किया उसमें से कॉस्ट डेट, वो हम इसमें 1000 इंकर कर चुके थे। और उसके बाद हमने उसमें से माइनस करना है फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो कि हमने इस एग्जांपल के अंदर एंटिटी ई के केस में रखी है 600। अब क्या गेम है, इसमें से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है बल्कि 100 का लॉस एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे उस वक्त ही इस पे लॉस एक्सपेक्टेड था। उस वक्त यकीनन प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। अब हमें जो मजीद इस पे खर्चा करना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक मुनाफा बख्श कॉन्ट्रैक्ट नुकसान में चला गया। दूसरा हम आते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। तो ये हमने करनी है कॉस्ट बेसिस पे। हम अब तक कॉस्ट इंकर कर चुके हैं $1000 की, जबकि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1600 की। तो आप लोगों ने मुझे फिगर दी थी 62.5 की। अच्छा, अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव, यानी अब तक हम कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे पिछले सालों में कितना रिकॉर्ड कर चुके थे और इस साल में कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आगे हम रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू टोटल एक्सपेक्टेड है 1500 का, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 62.5%। 1500 का 62.5% कितना बनेगा। इज इट 937.5 जो दिवेश ने और अमृता ने बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से पहले सालों में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो है 750 का। तो बाकी इस साल आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 187.5 का। दूसरा, हम रखते हैं प्रॉफिट या लॉस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है समझना। अगर के प्रॉफिट होगा तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था। 300 का प्रॉफिट था, उसमें से 73.3% प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड कर लिया, बाकी बाद में करेंगे, भागे तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब कहानी लॉस पे आती है तो लॉस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई नहीं होती। अगर कॉन्ट्रैक्ट से लॉस एक्सपेक्टेड है तो पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात समझे। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से हमें $100 का
लॉस एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम पिछले सालों में 100 रुपए का प्रॉफिट दिखा चुके हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पिछले सालों में जो आपने $100 का प्रॉफिट दिखाया था उसको भी खत्म करना है और $100 का लॉस भी दिखाना है। तो इस साल हम लॉस दिखाएंगे $200 का। ठीक है, पहले बात तो ये समझ लें कि जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट यानी पहले स्टेप में ही लॉस एक्सपेक्टेड होगा तो लॉस के ऊपर कभी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई नहीं होगी। लॉस हमेशा 100 का 100% इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब पिछले सालों में इस ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप $100 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब आपने इतना लॉस दिखाना है कि पिछले सालों में $100 वाला प्रॉफिट भी रिवर्स हो जाए और $100 का लॉस भी आ जाए। तो डायरेक्टली यहां पे आ जाए। इस साल हम कॉस्ट कितनी दिखाएंगे? 387.5 की। ठीक है, बात समझ में आई या किसी को कोई कंफ्यूजन है? लॉस अगर होगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई नहीं होगी। पूरा का पूरा लॉस उस ही साल में एक्सपेंस दिखा दिया जाएगा जिस साल में लॉस एक्सपेक्ट हुआ है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे पहले ही लॉस एक्सपेक्टेड होता तो लॉस तो हम पहले ही दिखा चुके होते, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे पहले प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, अब ये लॉस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब आगे की चीज समझ लेते हैं। पहली स्टेज आपने सीख ली कि हम ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्यूमुलेटिव अप टू डेट लॉस रेवेन्यू एंड या प्रॉफिट रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप 4 में हमें इसकी बैलेंस शीट फिगर्स निकालनी है। पहला हम ये देखेंगे कि हम अपने कस्टमर को इनवॉइस कितने भेज चुके हैं, कितने का इनवॉइस हम अपने कस्टमर को भेज चुके हैं, और इसमें से माइनस करेंगे पेमेंट रिसीव्ड की। ठीक है, पहला आप ये देखेंगे कि हम कस्टमर को कितने इनवॉइसेस भेज चुके हैं, बिल कितने भेज चुके हैं और कितना उसने हमें पे कर दिया है। अगर उसने कम पे किया है तो बाकी बनेगा रिसीवेबल। हमने अगर बिल भेजा हुआ है ज्यादा और कस्टमर ने पेमेंट की हुई है कम, तो बाकी जो इजाफी अमाउंट हम कस्टमर को बिल कर चुके हैं वो बनेगा हमारे लिए रिसीवेबल। और अगर कस्टमर हमें ज्यादा पेमेंट कर चुका है
तो वो बनेगी हमारी लायबिलिटी एज अनअर्न्ड इनकम। एक तो हमने ये कैलकुलेट करना है, उसके अलावा दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसके लिए हम पहले रखेंगे कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। यह क्या कॉस्ट इंकर टू डेट। तो अब तक हम इस पे कितना खर्चा कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, प्लस करेंगे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज टू डेट, कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में से अब तक कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो हमने एक रखा, हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं, प्लस हम इस पे कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इसमें से माइनस करेंगे हम प्रोग्रेस बिलिंग्स, यानी जितना हम इनवॉइस भेज चुके हैं अपने कस्टमर को। अगर आंसर प्लस में आता है तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मिसाल, कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई मटेरियल एडवांस में खरीद चुके हैं, ठेकेदार को, सब कॉन्ट्रैक्टर को, लेबर को आप कोई एडवांस पेमेंट्स कर चुके हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी इखराजात जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस उसमें जितना भी प्रॉफिट आप कमा चुके हैं, कितना बेच चुके हैं। अब अगर आपने वक्त से पहले इन्वेंट्री खरीद के रखी है, सरिया खरीद के रखा है, सीमेंट खरीद के रखा है, तो वो बेसिकली आपका एसेट है, इन्वेंट्री है जो कि आपके पास अभी मौजूद है। और अगर ये नेगेटिव में आया तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, हमारी ऊपर वाली मिसाल में देखते हैं, सेल्स बेसिस पे ए पार्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कितना कर चुके थे, $1000। उसके बाद हम अब तक इस पे कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस साल की बात नहीं कर रहे, अब तक की बात कर रहे हैं। अब तक हम इस पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं $220 का। अब हमें ये बताया कि हमने कितना कर दी है, उसने बताई नहीं है। लेट्स अज्यूम अगर हमें ये गिवन होता कि हम 900 रुपए की बिल्स भेज चुके हैं, तो 1220 में से हम माइनस कर दे 900, बैलेंस कितना रह जाएगा?
वो 320 कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, यानी हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमने एडवांस में पेमेंट्स की हुई हैं। ओके, ये अब हमने बात पढ़ ली IAS 11 के हिसाब में। मैं आपको चीजें शो करता हूं कि IFRS 15 में ये चीज किस तरीके से आ रही है। सारी चीजें वैसी ही हैं, सिर्फ इसके टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। सेटिस्फाइंग अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक होता है ऑन टाइम यानी एक ही टाइम पे हो जाएगी, और दूसरी है ओवर द टाइम यानी इसके लिए आपको अर्न करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा। एन एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर द टाइम and therefore satisfies a performance obligation and recognize revenue over time। कि अगर हम अपने गुड्स और सर्विसेज को वक्त के साथ साथ ट्रांसफर करते जाएंगे कंट्रोल को, तो हम अपना रेवेन्यू भी ओवर टाइम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट, नंबर 1, द कस्टमर साइमल्टेनियसली का मकसद आप समझते हो, बैक वक्त यानी एक ही साथ, simultaneously receives and consumes the benefit provided by the entity's performance as entity performs। मैं उसकी बिल्डिंग में जैसे जैसे काम करता जा रहा हूं, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। अगर ऐसा होता कि मैं यूनिट अपनी खर्चे से बनाता और बेचता तो अलग बात थी, लेकिन मैं जैसे जैसे उसकी बिल्डिंग पे काम करता जा रहा हूं, उसकी बिल्डिंग ग्रो करती जा रही है। The entity's performance creates or enhances an asset। ठीक है, वही बात आ गई कि मेरा काम उसके एसेट को एनहांस करता और कंट्रोल्स एज द एसेट इज क्रिएटेड और एनहांस्ड, और वो पूरा का पूरा फायदा किसको है? कस्टमर को है। मिसाल में उसको पहली मंजिल कंस्ट्रक्ट करके दे दूं, बाकी मंजिल्स पे काम चल रहा है, कस्टमर कहता है कि पहली मंजिल पे मैं अपने ऑफिस से खोल के बैठ जाता हूं, दुकानें खोल के बैठ जाता हूं, उसकी मर्जी है भाई, उसकी चीज है, दुश्वारी होगी उसको होगी, फायदा होगा उसको होगा। C, the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity, and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date। कि हम उसको जितना भी काम करके देते हैं, उस काम का हक है कि हम उससे पैसे मांग सकते हैं। मिसाल, कभी भी अगर वो काम रुकवा लेता है, कहता है कि मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, या मैं अभी इस काम को यहां पे रुकवाता हूं, तो हम लायबल नहीं है कि पूरी बिल्डिंग खड़ी करने के बाद उससे पैसे लें। हमने जितना भी उसको काम करके दिया है, उस काम के उससे हम पैसे ले सकते हैं। ओके, अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, मैंने इसको नाम दिया था स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इसने नाम दिया है प्रोग्रेस मेजरमेंट। पहला है आउटपुट मेथड और दूसरा है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड में इसने बताया है सच एज सर्वेस ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड एज कंप्लीटेड सो फार कंपेयर टू द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसको हमने नाम क्या दिया था? वर्क सर्टिफाइड बेसिस, कि हम कितनी इनवॉइसेस कर चुके हैं डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा इसने तरीका बताया, और टाइम elapsed, टाइम स्पेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू टोटल ड्यूरेशन। बिलफर्स हमने कह दिया 1.5 साल का काम है और हमें अभी उस पे 6 महीने गुजर चुके हैं, तो हम अकॉर्डिंगली टाइम के बेसिस पे भी उसकी कंप्लीशन मेजर कर सकते हैं। और दूसरा इसने अलाउ किया हुआ है IFRS 15 ने इनपुट मेथड सच एज कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो IAS 11 ने इसको नाम दिया हुआ था स्टेज ऑफ कंप्लीशन का, इसने इसको नाम दिया है। तो 3 तरह के इसने बताई हैं, एक तो सेल्स बेसिस यानी वर्क सर्टिफाइड बेसिस, दूसरा टाइम स्पेंड बेसिस, तीसरा कॉस्ट बेसिस। एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहता है ये खर्चे कैपिटलाइज होने चाहिए। कौन से? द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने कोई बिडिंग प्रोसेस में खर्चा पानी किया है,
तो वो कैपिटलाइज होगा। द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ दे डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड। तो जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करते जाएंगे वैसे वैसे उस खर्चे को कैपिटलाइज करते जाएंगे। IS2 इन्वेंट्री में तब आता जब हम अपनी मर्जी से अपने लिए चीज बना रहे होते, लेकिन क्योंकि चीज किसी और के लिए बन रही है तो हमारी इन्वेंट्री नहीं है। नोट नंबर 1 देख लें, सीधा आगे आते हैं, बीच की चीजें फजूल है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वेयर द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला, इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम इज प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू एंड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम कर चुके हैं। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो रेवेन्यू भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्रॉफिट भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नंबर 2, इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम इज अ लॉस। अगर कॉन्ट्रैक्ट से लॉस एक्सपेक्टेड है तो हम क्या करते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई नहीं करते, पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देते हैं। अल्फाज क्या है, द होल लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन एज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद मैं आपको बता चुका हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से कंपनी को लॉस एक्सपेक्टेड हो। तीसरा, ये आपके लिए न्यू है, इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम और प्रोग्रेस इज अननोन। मिसाल वो कहता है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत अर्ली स्टेज में है और हम कुछ नहीं कह सकते कि इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। So this is often due to it being in the very early stages of the contract. पहला, revenue should be recognized to the level of recoverable cost. ये बात याद रहे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम अनसर्टेन होगा तो उसको ब्रेक इवन पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ना तो उसका कोई प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड किया जाएगा ना ही कोई लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप करेंगे रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट द लेवल ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट। जितना आप खर्चा कर चुके हैं उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें। अगर कॉस्ट और रेवेन्यू को बराबर कर देंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। और खर्चा अकरेंस बेसिस पे उसी साल में एक्सपेंस दिया जाएगा जिस साल में अकर किया गया है। In majority of cases, this will mean that the revenue and the cost of sale will be both stated at cost incurred to date with no profit or loss recorded. तो अगर अनसर्टेन है तो हम कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, जो तीसरी स्टेज हमने पढ़ी थी, डिटरमिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसमें देखिए कुछ अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है। पहला, द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल मैं आपसे ठेका लेता हूं और हम उसमें वाजे करते हैं कि मैं आपसे पूरी प्रॉपर्टी का 2200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन चार्जेस लूंगा। ये तो हमारा फिक्स्ड है जो कि आपने मुझे देना है। उसके अलावा वेरिएशंस इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड क्लेम्स, अगर आप काम में कोई तब्दीलियां करते हैं, बाद में कोई इजाफा करवाते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसको भी मैं रेवेन्यू में मान सकता हूं। या कोई क्लेम्स, मिसाल मैं आपकी साइट पे काम कर रहा हूं, पानी के जितने भी टैंकर आएंगे वो आपके ऊपर है, लेबर के चाय पीने खाने पीने का जितना भी खर्चा होगा बिलफर्स वो आपके ऊपर है। तो फिलहाल बहैसियत एक कॉन्ट्रैक्टर मैं कर दूंगा वो खर्चा, लेकिन हमारा एग्रीड है कि वो मैं आपसे क्लेम करूंगा। अगर इस तरीके से कोई बड़ा खर्चा है और वो भी मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं, तो कहता है वेरिएशंस इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड क्लेम्स टू द एक्सटेंट इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू। और अगर ये प्रोबेबल है कि वो वेरिएशंस की वजह से मुझे पैसे मिलेंगे, और दूसरा दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड, इस वेरिएशन की कीमत क्या होगी वो भी रिलायबली मेजर्ड है। अगर हाँ तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा बना लेंगे, अगर अनसर्टेन है तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उसके अलावा इंसेंटिव पेमेंट्स आ सकती हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर
मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक गिवन टाइम से पहले पहले कर लेता हूं, या आपने क्वालिटी ऑफ वर्क में एक कंडीशन रखी कि आप एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को प्रॉपर्टी विजिट करवाएंगे, अगर उसने उसकी ग्रेडिंग A+ दे दी कि A क्वालिटी वर्क है, तो आप मुझे मजीद कुछ पैसे देंगे। इसको हम कहते हैं इंसेंटिव पेमेंट्स। ये हम रिकॉर्ड करेंगे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस्ड एंड इट इज प्रोबेबल दैट द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विल बी मेड और एक्सीडेड। मुझे पता है कि वो उसको मीट करेगा या उससे भी ज्यादा क्वालिटी की तरफ आएगा और इंसेंटिव्स मुझे मिलेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और आपने बता दिया है कि अगर A क्वालिटी हुआ या अगर 1.5 साल में पूरा हुआ तो आप मुझे कितने पैसे देंगे। Contract revenue is reduced by the amount of any penalties arising from delays caused by the contractor in the completion of contract. अगर मैं कोई डिले करता हूं, मिसाल मैंने आपको 1.5 साल का टाइम दिया और मैंने ये भी वाजे किया कि अगर 1.5 से 1 महीना भी लेट हुआ तो आप मुझे लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट डिडक्ट करेंगे, और मुझे पता है पहले से ही कि मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम डिले ही करूंगा, तो वो हम पहले से ही अपने रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, साइट लेबर, सुपरविजन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ एक काम करना, ये क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, 8 लाख, अब तक कितना खर्चा हो चुका है, 320, मजीद कितना खर्चा होना है, 280। तो हम इसका अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है $8 लाख, 320 अब तक खर्चा हो चुका है, 280 मजीद होना है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसने बता दिए 60%। मुझे कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करके दिखाओ कि 280 का खर्चा होना है, 320 हो चुका है, तो 320 टोटल कॉस्ट 6 लाख का कितना परसेंट है। $3,20,000 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $600,000 का कितना परसेंट है। $53.33, ओके। इसका मकसद इसने किसी और बेसिस पे किया है और ये बता दिया है कि हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है। अच्छा, अब इसने कहा कि रेवेन्यू 8 लाख का 60% हम रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट आपने मुझे बताया था 6 लाख, 6 लाख का सॉरी 2 लाख, 2 लाख का 60% 120 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर बनेगी कॉस्ट। पहला केस इसने दिया है, व्हाट अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे कर रहे हैं। बी की रिक्वायरमेंट में कह रहा है, take the same contract but now assume that the business is not able to reliably estimate the outcome of the contract, although it is believed that all costs incurred will be recoverable from the customer। अब यहाँ पे इसने ये स्टेज डाली है कि जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है या जो कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेट्स है वो अनरिलायबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ना तो कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे ना तो कोई लॉस रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 स्टेजेस आपको याद है, अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, लॉस एक्सपेक्टेड है तो 100%, अगर अनसर्टेन है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दूसरे केस में हम ना तो कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे और ना ही लॉस रिकॉर्ड करेंगे। कल की क्लास में हम इसको फाइनल कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी वो हम कर चुके हैं, बाकी इसकी जो फाइनल टचेस हैं और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कर लेंगे। मीनवाइल आपको कोई भी कंफ्यूजन हो
तो आप डिस्कस कर लीजिएगा।